So the next topic is permutation और arrangement of alike objects या फिर identical things. तो अब तक हमने जो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है उसमें हम लोग डिफरेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे. आइडेंटिकल थिंग्स को हमने ज्यादा टच नहीं किया. अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल थिंग्स जब आ जाएं तो कैसे टैकल किया जाए. तो पहले परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं, अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं. सो इफ थ्री थिंग्स ऑफ वन काइंड, Q things of second kind, and R things all of different kinds are to be arranged in a line, taken all at a time, then it can be done in these many ways. तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि अगर मुझे A A A ये P टाइम्स अवेलेबल है, P थिंग्स ऑफ वन काइंड, B B B ये मेरे पास Q टाइम्स अवेलेबल है, और C D E F इस तरीके से ये लोग बाकी बचे हुए जो हैं ये R टाइम्स या R थिंग्स है. ये सब अलग अलग टाइप के हैं. C D मैंने इसलिए अलग अलग नाम दे दिए, और A B जो है आपस में आइडेंटिकल है. तो टोटल तो कितने लोग हैं? P तो अपने पास P टाइम्स A है, Q टाइम्स B है, बाकी R. तो टोटल P प्लस Q प्लस R है. तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? P प्लस Q प्लस R, जितने भी टोटल लगे उतने फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये कब हम लिखते? जब सब कुछ डिफरेंट होता. अब इसमें दिक्कत क्या है छोटी सी, कि ये जो ए है, ये जो पी टाइम्स लिखे हुए ना, ये आपस में आइडेंटिकल है, ये आपस में डिफरेंट नहीं है, ये आपस में आइडेंटिकल है. तो लॉजिक क्या होता है कि इनके आपस में जो अरेंजमेंट्स होंगे ना, वो एक्चुअली पहले हुआ करते थे जब ये डिफरेंट होते थे, पर अब ये आइडेंटिकल है. तो ये वाला ए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है कि ये वाला ए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, दोनों ए तो आइडेंटिकल ही हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. तो इनके इन पी लोगों के आपस में अरेंजमेंट सिर्फ एक ही बार काउंट होंगे, एक ही तरीका होगा, तो इसलिए हम पी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. फिर ये जो बी है, इनके आपस में जो भी अरेंजमेंट्स होंगे वो हम नलीफाई कर देंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, तो क्यू फैक्टोरियल डिवाइड कर लेंगे. तो ये लॉजिक होता है इसका. इसमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक एक बार ही आ रहे हैं. अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका ये भी होता है. ठीक है, ग्रुपिंग जैसा लग सकता है पर ग्रुपिंग नहीं है. ग्रुपिंग एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है. फॉर्मूला हो सकता है दिखने में सेम सा लग रहा हो, तो इसको हम लोग एक और लॉजिक से समझ सकते हैं. लेट से कि अगर मेरे पास मैं पे क्या करूंगा, पहले मैं इन पी लोगों को अरेंज कर दूंगा. तो मैं P प्लस Q प्लस R, मेरे पास टोटल जो जितने मुझे अरेंज करने थे उतनी मेरे पास जगह भी होगी एक लाइन में. तो इनमें से पहले मैं वो P स्पॉट्स सेलेक्ट करूंगा जहां पे ये P चीजें बैठने वाली हैं, जहां पे मैं एक्चुअली इन P लोगों को बिठाऊंगा. तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली. अगर ये सब डिफरेंट होते हैं तो P लोगों को P जगह पे P फैक्टोरियल से अरेंज करते, अगर ये सब डिफरेंट होते तो. बट बिकॉज ये सब आपस में आइडेंटिकल है, तो एक ही तरीका होगा उनको अरेंज करने का. अरेंजमेंट ऑफ 50 आइडेंटिकल थिंग्स एट 50 प्लेसेस इज डन बाय सिंपल वे. कोई कहीं पे भी बैठ जाए फर्क नहीं पड़ता, सब आइडेंटिकल है आपस में. तो अरेंजमेंट एक तरीके से होगा अगर आइडेंटिकल है. फिर बचे हुए Q प्लस R स्पॉट्स में से मैं सिलेक्ट करूंगा Q स्पॉट्स, और उन Q स्पॉट्स पे मैं इन Q लोगों को बिठाऊंगा एक ही तरीके से क्योंकि ये आइडेंटिकल है. अब बचे हुए जो R स्पॉट्स होंगे, उन R जगह पे ये R डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग R फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरे चीज को अगर आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं, इट टर्न्स आउट कि ये इसके बराबर आएगा. क्योंकि देखो इसमें जो ओपन करके अगर हम देखें तो P प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल जो है, इसके नीचे आएगा एक P फैक्टोरियल और एक Q प्लस आर. तो ये Q प्लस आर जो है ऊपर वाले Q प्लस आर को काटेगा, यहाँ बचेगा Q आर, और एक अपना यहाँ पे आर फैक्टोरियल ऊपर था, तो ये आर इससे घट जाएगा. तो आप सिंप्लीफाई कीजिए खुद से एंड ट्राई टू रीड द सिचुएशन कि कैसे हमने डिराइव किया. अब मैं इसको, ये तो एक जनरल वे है, मैं छोटे से एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम अगर इसके परम्यूटेशन कंसिडर कर लें, मा MAA. ठीक है, तो जब आप पहले अब तक करते आ रहे थे कि MAA तीन लोग हैं, तीन जगह पे तीन फैक्टोरियल से बैठेंगे, टोटल 6 केस आएंगे. तो वो 6 केसेस का मतलब एक्चुअली होता था, सपोज मैं इस वाले A को A1 बोल देता हूँ, इस वाले A को A2 बोल देता हूँ. तो दैट 6 अरेंजमेंट्स क्या है, M को फिक्स किया A1 A2, M को फिक्स किया A2 A1. ठीक है, फिर M को बीच में रखा,
A1 A2, M को बीच में रखा A2 A1, M को राइट साइड कोने पे रखा A1 A2 और ये A2 A1। तो ये फैक्टोरियल 3 जो 6 निकल के आता है उसका मतलब होता है दीज 6 केसेस। बट क्योंकि आइडेंटिकल है, मतलब ये वाले A को A1 और ये वाले A को A2 जब मैं बोलता हूं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों डिफरेंट है। बट ट्रूली स्पीकिंग MAA, these two A are actually identical letters, है ना। तो ये दोनों कोई अलग बातें थोड़ी ना है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर एक्चुअली सेम। क्योंकि A1 A2 मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए 1 और 2 यूज कर रहा हूँ सफिक्स। बट जब अपने को लेटर्स दिए होते हैं आइडेंटिकल तरीके के, जैसे ये मुझे लेटर्स दिया है MAA, तो ये वाला A और ये वाला A बोलने का कोई सेंस नहीं होता, दोनों जो है तो A ही। सो फर्स्ट एंड फोर्थ केस में हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम केस MAA, सेकंड एंड फिफ्थ आर सेम केस AMA, थर्ड एंड सिक्स्थ आर सेम केस AAM। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई ये इस लेटर के MAA वर्ड से कितने अरेंजमेंट्स बनते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, 3 अरेंजमेंट्स, ना कि 6। तो जो फैक्टोरियल 3 से आंसर आ रहा है उसमें एक्चुअली हमें फैक्टोरियल 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि A1 और A2 के आपस में अरेंजमेंट नलीफाई करने हैं। अगर इसको और एक्सटेंड करें, सपोज ये MAA की जगह ऐसा होता है MAAA, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप यही करते हैं ना कि जैसे मैं A1 A2 से समझा रहा हूं आपको, तो आप A1 A2 A3 से समझने की कोशिश करते। तो आप एक M को फिक्स कर देते, उसके बाद A1 A2 A3 के आपस में जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो सिर्फ एक ही बार काउंट होने। तो A1 के साथ A2 A3, A1 के साथ A3 A2, A2 के साथ A1 A3, A2 के साथ A3 A1, या A3 के साथ A1 A2, A3 के साथ A2 A1। तो 6 केसेस क्या दर्शा रहे हैं, एक्चुअली वो A1 A2 A3 के इनके आपस में फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स हैं, जो हमें सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, बट हम बार बार काउंट कर रहे हैं। तो फॉर एवरी, मतलब जैसे MAAA है तो इसका आंसर फैक्टोरियल 4 से जो निकल के आएगा 24 केसेस, आउट ऑफ दीज 24 केसेस हर 6 केस को एक्चुअली हमें एक ही बार काउंट करना था, पर हम बार बार काउंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो 24 आ रहा है, 24 में से 6 केसेस जो है वो सेम आ रहे हैं। वो कौन से, वो हम गिन भी सकते हैं। M के साथ AAA, A के साथ AM, मतलब M की पोजीशन ही हो गई ना, MAAA, या फिर M सेकंड पोजीशन, ये M फर्स्ट पोजीशन पे, M सेकंड पोजीशन पे, M थर्ड पोजीशन पे, M फोर्थ पोजीशन पे। तो उस केस में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, फैक्टोरियल 4 तब होता जब ये चारों जब चारों डिफरेंट होते। ये तीनों आइडेंटिकल हैं, तो फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड करके उनके आपस में अरेंजमेंट्स नलीफाई कर दो, तो आंसर 4 ही हो जाएगा। सो इन शॉर्ट अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये समझ लो। जो लेटर्स, जैसे ग्रुप थ्योरी में करते थे ना आप लोग, कि इक्वल साइज्ड नंबर्स, इक्वल साइज के जितने ग्रुप होते थे आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, यहाँ पे सिमिलरली जितने लेटर्स या जितने थिंग्स आइडेंटिकल होंगी आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत। सो कैसे करेंगे हम, पहले महाभारत में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। MAH, A 2 बार है। अच्छा हम एक काम करते हैं, ऐसे पहले लिस्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ, M 1 बार, वो टैली मार्क्स आप बचपन में करते थे ना, ऐसे ऐसे टैली करते थे ना बचपन में, उसी की हेल्प से मैं काउंट करता हूँ। M 1 बार आया है, AH, फिर A दूसरी बार, फिर B, फिर H हम एक बार लिख चुके हैं तो टैली कर लेते हैं, H, फिर से A, फिर R, B और R एक एक बार हो गया, फिर A एक और बार, और फिर T एक बार। तो 1 + 4 5 + 2 7 8 9 10, तो 10 लेटर्स का वर्ड है क्या महाभारत, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बराबर है, ठीक है। अब अपने पास क्या कंडीशन है, यूजिंग ऑल दीज 10 लेटर्स वी हैव टू फॉर्म अ वर्ड। तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो 10 लोगों को 10 जगह पे बिठाने के 10 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, बट इन ये चारों ए आपस में आइडेंटिकल हैं, तो इनके आपस में अरेंजमेंट हम नलीफाई कर देंगे डिवाइड फैक्टोरियल 4 से। सिमिलरली दीज टू एच आर सेम, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डैडी। तो डैडी में क्या है, डी जो है वो 3 बार आया है, ए और वाई एक एक बार आया है। तो आप क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल, टोटल 5 है इसलिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 डी आपस में अरेंज नहीं हो सकते, तो डी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। सेम फॉर मम्मी, एम 3 बार आया है, यू और वाई एक एक बार, तो बात वही है,
5 लेटर्स हैं टोटल, जिसमें से 3 आइडेंटिकल है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं। बाकी पुराने जितने भी प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम्स थे वो इसमें अलाइक ऑब्जेक्ट्स या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो आइडेंटिकल है उसकी वजह से उतने फैक्टोरियल डिवाइड करना है। तो हम रिविजिट करेंगे एक एक करके, गैप मेथड, टाई मेथड, रैंक निकालना, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, रेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो भी हमने पढ़ा है ना अब तक, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड अंडर आइडेंटिकल थिंग्स एज वेल। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी पे, है ना। 21 white balls and 19 black balls are arranged in a line. Balls of the same color are alike. मतलब ये white balls सब की सब आइडेंटिकल है, सेम है। इनडिस्टिंग्विशेबल इसको ऐसा भी बोलते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ आपस में, उनको ये भी आइडेंटिकल ही होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। अलाइक भी बोला जाता है, अलाइक थिंग्स मतलब आइडेंटिकल थिंग्स। इनडिस्टिंग्विशेबल थिंग्स मतलब जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिकल थिंग्स। तो 21 white balls and 19 black balls are arranged in a line. Find the number of arrangements if black balls are separated. Black balls are separated. तो सेपरेटेड का लैंग्वेज से आपको याद आना चाहिए कि अरे गैप मेथड यूज करना है। अब गैप मेथड कैसे यूज होगा ये समझना, ठीक है। पहले कैसे करते थे और अब कैसे करना है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर ब्लैक बॉल्स को सेपरेट रखना है तो पहले हम क्या करते थे, व्हाइट बॉल्स को अरेंज कर लेंगे। सो 21 व्हाइट बॉल्स को 21 जगह पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? आप जवाब दोगे 21 फैक्टोरियल, पर ये गलत है। ये कब होता था? जब वो व्हाइट बॉल्स अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती, W1 W2 W3 होती, तब हम करते। बिकॉज वो आइडेंटिकल हैं तो आप एक तरीके से 21 वाइड बॉल्स को 21 जगह पे बिठा दोगे। फिर गैप मेथड में क्या करते थे भाई साहब, थोड़ा सरकना, छुट्टा छुट्टा हो जाना, तो बीच में आप गैप बना दोगे ऐसे, गैप 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 इस तरीके से। तो आपको याद होगा कि n लोगों को बिठाने की वजह से n+1 गैप्स बनते थे। तो 21 वॉइड्स बॉल्स को बिठाया है तो 22 गैप बन रहे होंगे। तो 22 गैप में से हम कितने गैप सिलेक्ट करेंगे? अपने को 19 बॉल्स को बिठाना है तो विल सिलेक्ट 19 गैप्स, 22C19। ये हमने क्या किया है, वी हैव सिलेक्टेड द गैप्स। फिर हम क्या करते थे गैप मेथड में, उन सिलेक्टेड गैप्स में उन झगड़ालू लोगों को जिनको सेपरेट रखना है हमें, उनको हम अरेंज कर देते थे, बिठा देते थे। तो अब 19 ब्लैक बॉल्स को कैसे बिठाएंगे उन 19 जगह पे? क्या हम 19 फैक्टोरियल से बिठाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल चीजें एक तरीके से बैठ जाएंगी अपने आप। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 22C19। फाइनल आंसर विल बी 22C19, या आप उसको 22C3 भी बोल सकते हो, सेम ही बात है। सो इन शॉर्ट, इसमें और पुराना जो हमने पढ़ा था उसमें फर्क क्या रह गया? बस पहले हम लोग ना ये ब्लैक व्हाइट बॉल्स को 21 फैक्टोरियल से अरेंज किया करते थे, ब्लैक बॉल्स को 19 फैक्टोरियल से अरेंज करते, अगर वो आपस में डिफरेंट होती तो। आइडेंटिकल होने की वजह से वी वोंट अरेंज देम। आइडेंटिकल चीजों को बिठाने का सिंपल सा एक तरीका होता है। So this is a simple problem of gap method for the identical things. नेक्स्ट हम लोग और प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज पे प्लीज फोकस करना, लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर परम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस सच दैट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बन सकते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सच दैट नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव। तो पहले हम लोग, आप इसमें हर टाइप के क्वेश्चन में आप आराम से टाइम लेके पहले तो देख लिया करो क्या क्या अपने पास अवेलेबल है। आई एक बार है, एन 3 बार है। अच्छा, मैं पर्सनली पता है कैसे लिखता हूँ, ये तो अपन ने साइड में लिख रखा है। मैं पर्सनली टैली करना पसंद करता हूँ, तो आप क्या करना, आप ऐसे लिखना इंडिपेंडेंस। तो आई एक बार, स्पेलिंग सबको दिमाग में है ना? स्पेलिंग नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ साइड में, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप ऐसे स्पेलिंग साइड लिख लो, फिर यहाँ पे टैली करते जाओ। आई एक बार है, एन एक बार हो गया, डी एक बार हो गया, ई एक बार हो गया, पी एक बार हो गया, ई दूसरी बार। तो यहाँ पे मैं अलग से ही नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे टैली कर दूंगा। तो अगर 5 से ज्यादा बार होगा तो वो ऐसे 4 और ये 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हम टैली कर देंगे। फिर हो गया ई हो गया, फिर एन काट के एन ले लेते हैं एक बार, डी काट के डी ले लेते हैं एक बार, ई काट के ई एक और बार ले लेते हैं, एन काट के एन एक और बार ले लेते हैं, सी काट के सी लिख लिया, और ई काट के ई। तो ये हो गए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9,
10, 11, 12, तो टोटल 12 लेटर्स थे इंडिपेंडेंस में। 12 थे क्या? INDEPENDENCE, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। हाँ, तो ये परफेक्ट। तो ये हो गया अपना पिक्चर तैयार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक I है, 3 N है, 2 D है, 4 E है, एक P है और एक C है। ठीक, अब चालू करते हैं हम खेल। नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव, तो वॉवेल्स कितने हैं अपने पास? 5 वॉवेल्स हैं। नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव का मतलब सारे वॉवेल्स दूर दूर होने चाहिए। ऑल वॉवेल्स आर सेपरेटेड, कॉन्सेप्ट गैप मेथड। ऑल द वॉवेल्स आर सेपरेटेड, कॉन्सेप्ट हम गैप मेथड लगाएंगे। तो गैप मेथड में हम क्या करेंगे? 12 में से ये 5 वॉवेल्स को आप भूल जाओ। ठीक है, 12 में से इन हम 5 वॉवेल्स को भूल जाते हैं। तो के टोटल 7 कंसोनेंट्स हैं अपने पास। 7 कंसोनेंट्स को 7 कंसोनेंट्स को 7 जगह पे बिठाने के कितने तरीके होते हैं? 7 फैक्टोरियल। पर कंसोनेंट्स में ये n3 जो है ये आपस में आइडेंटिकल है, तो इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। ये 2 d जो है ये आपस में आइडेंटिकल है, तो इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल होगा। तो अभी अपन ने ये लिख लिया, कंसोनेंट्स को अरेंज कर लिया। ठीक है, 7 कंसोनेंट्स अरेंज हो गए हैं। उसकी वजह से गैप कितने बनेंगे? गैप 7 लोगों की वजह से 8 गैप बनते हैं। तो उन 8 गैप में से हम 5 गैप्स सेलेक्ट कर लेंगे। ये 8C5 उसकी वजह से आया है। उन 5 गैप पे अपने 5 वॉवेल्स को बिठाने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल, अगर पांचों वॉवेल्स आपस में अलग अलग हैं। बट क्योंकि 4 वॉवेल्स आपस में सेम है ई, ये हमने वॉवेल्स को बिठा दिया। फाइनल आंसर क्या होगा? ये हमने 7 कंसोनेंट्स को बिठाया, उनकी वजह से 8 गैप बने, उनमें से हमने 5 गैप को सिलेक्ट किया, उन गैप्स में हमने 5 वॉवेल्स को बिठा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला ऑल ईज आर सेपरेटेड, मतलब ये जो 4 ई हैं ये आपस में सेपरेटेड होना चाहिए। अगेन गैप मेथड। तो गैप मेथड में क्या होगा? बस अब आप इस ई को भूल जाओ, चारों ई को। तो 8 लोगों को 8 जगह पे बिठाना है। ये इन 8 लोगों को 8 जगह पे बिठाने के इतने तरीके होंगे। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल n की वजह से आया है और 2 फैक्टोरियल d की वजह से आया है। तो 8 लोग बैठ गए, है ना? ई को छोड़ के बाकी सब लोग बैठ गए। 8 लोगों की वजह से 9 गैप बने, तो ये हमने गैप्स को सिलेक्ट किया। 9C4 से हमने 9 में से 4 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब उन 4 सिलेक्टेड गैप्स में 4 ई को बिठाने का एक ही तरीका है। यहाँ वैसे बोल सकते हैं कि सर 4 फैक्टोरियल से बिठाते 4 लोगों को, बट वो चारों आइडेंटिकल हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल ये आइडेंटिकल, तो ये आता तो 1 ही है। तो कॉमन सेंस है ना, 4 आइडेंटिकल लोगों को एक 4 जगह पे बिठाना है, तो ओनली 1 वे। सो सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो बेस्ड ऑन द गैप मेथड। नाउ थर्ड पार्ट, नॉट ऑल ईज आर टुगेदर। अच्छा, ये समझना सेकंड एंड थर्ड पार्ट अलग हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है ये भी हम सब पहले चर्चा कर चुके हैं। ऑल ईज आर सेपरेटेड मतलब सब दूर दूर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 ई साथ में है या फिर 3 ई साथ में या 4 ई साथ में। बट थर्ड पार्ट है नॉट ऑल ईज आर टुगेदर का मतलब सारे की सारे ई साथ में नहीं होने चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि 3 ई साथ में हो और एक दूर कहीं बैठा हुआ अलग, या फिर 2 ई साथ में है, दूसरे 2 ई साथ में, बट ये एक दूसरे से अलग अलग है, ये भी चलेगा। बट चारों के चारों साथ में नहीं होने चाहिए। तो हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बाइजेक्शन रूल, रिवर्स थिंकिंग। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले टोटल केसेस ले लेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये टोटल केसेस 12 लोगों को 12 जगह पे 12 फैक्टोरियल से बिठाते। 3n की वजह से 3 फैक्टोरियल, 2d की वजह से 2 फैक्टोरियल, 4e की वजह से 4 फैक्टोरियल। तो ये टोटल केसेस हो गए अपने। अब इसमें से हम कौन से केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे? अनफेवरेबल केसेस। वी विल सब्ट्रैक्ट द अनफेवरेबल केसेस। व्हाट आर द अनफेवरेबल केसेस? व्हेन ऑल द ईज आर टुगेदर, ये अनफेवरेबल है। तो ऑल ईज टुगेदर को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टाई अप, याद आ रहा है पुराना जो जो पढ़ा है? टाई अप कर लेंगे हम चारों ई को। तो हम चारों ई को रस्सी बांध देंगे, एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे। तो ये हो गए अपने पास 8 लोग और ये एक सिंगल यूनिट, 9 पीपल। 9 पीपल को 9 जगह पे हम 9 फैक्टोरियल से बिठाते, जिसमें से 3n आइडेंटिकल है, 2d's आइडेंटिकल है। और ध्यान देना e की वजह से कुछ 4 फैक्टोरियल डिवाइड में नहीं आएगा, क्योंकि e को तो हम वैसे ही सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं, टाई करके रखा है ना, रस्सी बांध के रखिए।
हाँ, अब उसके बाद आपको याद आएगा कि हाँ सर आपने ये भी तो बताया था कि अब फिर जब वो रस्सी को हम काटते हैं, जब हम रस्सी को तोड़ते हैं, अनटाई करते हैं, तो अनटाई करते टाइम भी वो आपस में लोग अरेंजमेंट होते हैं। बट यहाँ पे हमने किसको बांधा है, किन चार लोगों को रस्सी लगाई है, चारों ई को हमने रस्सी लगाई है। तो जब ये रस्सी कटेगी, अनटाई होगी, ये आपस में थोड़ी ना अरेंज होंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे अनटाई करने का एक ही मेथड होगा, वन वे, बिकॉज ऑल द फोर ईज आर आइडेंटिकल। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे अपन, ये टोटल केसेस, इसमें से माइनस अनफेवरेबल, दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये इस तरीके से थर्ड पार्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट की प्लीज लैंग्वेज समझना, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। दीज आर इंपॉर्टेंट, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट आर इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल इज फिक्स्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जब भी इस टाइप का लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल वर्ड में जो आपको वर्ड दे रखा है ना, उसमें हर वॉवेल की कोई पोजीशन है, हर कंसोनेंट की कोई पोजीशन। वॉवेल्स जैसे आई जो है एक वॉवेल है, ई जो है एक वॉवेल है, ये वाला ई, ये वाला ई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन द ओरिजिनल वर्ड वॉवेल्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन एंड ट्वेल्थ पोजीशन। तो जो ये पोजीशंस है ना वॉवेल की, ये फिक्स्ड हो जानी चाहिए इसी पे, फर्स्ट फोर्थ सेवंथ जो भी है, फर्स्ट फोर्थ सिक्स्थ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ पोजीशन पे वॉवेल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये चार और एक पांच, इन पांच वोवेल्स को भूल जाए तो सात कंसोनेंट्स को सात जगह पे बिठाने के इतने तरीके होंगे। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n और 2d है, उसकी वजह से ये आया है, परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमने कंसोनेंट्स को अरेंज किया है कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड थर्ड, जो पोजीशन पे अपना कंसोनेंट बैठा हुआ था वहां पे कंसोनेंट्स को आपस में हमने बिठा दिया। तो सर वॉवेल्स को बिठाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल इज फिक्स्ड। मतलब जो वॉवेल ओरिजिनल वर्ड में, जो वॉवेल जहां जहां बैठा था, हर वर्ड में वो वॉवेल वहीं बैठा होगा। पोजीशन ऑफ द वॉवेल इज फिक्स्ड। तो ये कंसोनेंट खेल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे अगर वॉवेल को हटा के मैं कंसोनेंट कर दूं, तो आप कंसोनेंट्स को अरेंज नहीं करोगे, जो जहां बैठा है वहीं रहेगा, वहां पे आप सिर्फ वॉवेल को अरेंज करते, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से, तो वो उस तरीके से हो जाता। तो एक होता है पोजीशन फिक्स होना, हो जाना। एक और चीज होती है ऑर्डर फिक्स हो जाना, कि ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स इज अनचेंज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स का मतलब है कि वॉवेल्स में एक ऑर्डर है, कि एक पहले आई आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, और उसके बाद ई आ रहा है। मतलब जो पांचों वॉवेल्स हैं उसमें आई पहले आ रहा है और फिर बाद में चारों ई आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि पहले इन दोनों के बीच में दो का गैप है या इन दोनों के बीच में एक का गैप है, वो नहीं, वो पोजीशन में आता है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है उनका रिलेटिव ऑर्डरिंग जो है। ये बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है जो हमने किया था एक क्रिकेट मैच में। हम लोग बैटिंग 11 प्लेइंग 11 बना रहे हैं, तो कोहली बोलता है कि मुझको जडेजा के पहले बैटिंग करनी है, जडेजा बोलता है कि मेरे को मोहम्मद शमी के पहले बैटिंग करनी है। तो ये बोलते हैं कि ऑर्डर फिक्स हो जाना, कि मैं तो इसके पहले ही आऊंगा, मैं इसके बाद ही आऊंगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो, हमने एक्चुअली ये पहले भी किया हुआ है, तो मैं उससे प्रेफर करता हूँ कि 12 जगह है ना, 12 स्पॉट्स हैं, तो पहले 12 स्पॉट्स में से उन 5 स्पॉट्स को सिलेक्ट कर लो आप, जहां पे आप वॉवेल्स को बिठाने वाले हो। ठीक है, और वॉवेल्स को बिठाने का तरीका एक ही होगा, कि जो भी आपने 5 बॉक्सेस सिलेक्ट किए, पहला वाला सिलेक्टेड बॉक्स में आई बैठ जाएगा, बाकी 4 सिलेक्टेड बॉक्स में ई आएंगे। सेम अगर मुझे प्लेइंग 11 बनानी होती ना, जैसे जो कोहली मतलब बैटिंग ऑर्डर बनाना होता मेरे को 11 लोगों का, कोहली बोलता कि मैं जडेजा के पहले बैटिंग करूंगा, जडेजा बोलता कि मैं मोहम्मद शमी के पहले बैटिंग करूंगा, तो मैं 11 बैटिंग ऑर्डर्स, 11 पोजीशंस जो है बैटिंग करने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें से मैं 3 पोजीशन सेलेक्ट करता, और उन 3 जगह पे कोहली को, जडेजा को और मोहम्मद शमी को एक तरीके से बिठाता, 3 फैक्टोरियल से नहीं बिठाता, एक तरीके से। कैसे भाई, सपोज मैंने बैटिंग नंबर 5, बैटिंग नंबर 8 और बैटिंग नंबर 11 चूज किया, तो बैटिंग नंबर 5 पे कोहली को फिट करूंगा मैं, 8 वाले पे जडेजा को फिट करूंगा, 11 वाले पे शमी को। जो तीन सिलेक्टेड हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ने बोला ना कि ये इससे पहले आना चाहिए, ये तो ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर का मतलब उनकी आपस में प्रायोरिटी फिक्स है। तो 12C5 से हमने 5 जगह सेलेक्ट की, बिठाया हमने एक ही जगह से, आई सबसे पहले बिठा दिया हमने और बाकी ई को हमने बाद में बिठाया। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद 7 जगह बची होगी, वहां पे 7 कंसोनेंट्स बढ़िया आराम से
अपने 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। तो ये एक तरीका, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आई ई ई ई ई इनका ऑर्डर फिक्स होने का मतलब पता है क्या है, कि इनका आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, देयर रिलेटिव अरेंजमेंट्स नहीं होंगे। तो रिलेटिव अरेंजमेंट किन लोगों के नहीं होते हैं? आइडेंटिकल लोगों के। तो आप इसको ट्रीट करो स्मॉल एक्स की तरह। आप ऐसे ट्रीट करो कि यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखा है, ये स्मॉल एक्स है, ये भी स्मॉल एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ये सब कुछ एक्स है। तो मतलब मैं ई और आई को काट के x इक्वल टू 5 लिख देता हूं कि मेरे पास 3n है, 2d है, एक p है, एक c है और 5x है। ठीक है, तो इन 12 लोगों को 12 जगह पे बिठाने के कितने तरीके होंगे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n की वजह से, 2 फैक्टोरियल d की वजह से और 5 फैक्टोरियल x की वजह से। तो कोई भी परम्यूटेशन बना होगा, लेट से एक ऐसा परम्यूटेशन बन गया n d x x p n x x और d x और c जो भी बनता है, ठीक है, e ऐसा कुछ बन गया। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो पहला x होगा ना उसको मैं मिटा के वहां पे i लिख दूंगा और बाकी x पे मैं मिटा के e लिख लूंगा। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये एनालॉगस हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल थिंग्स ही ऐसी चीजें होती है जिनका आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई रिलेटिव अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये तरीका भी है एक सोचने का, बट स्टिल आई प्रेफर ये एनसीआर वाला तरीका, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे फील आती है कि हम लोग एक्चुअली सिलेक्ट करके अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना फिफ्थ पार्ट। फिर एक सिक्स पार्ट ये भी हो सकता है इसमें, और ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, तो प्लीज आप इसको दिमाग में फिट कर लेना। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। देखो, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स इज अनचेंज्ड का मतलब क्या है? वॉवेल्स का आपस में नहीं, कंसोनेंट्स का आपस में नहीं, ये जो सारे वॉवेल्स इन सारे कंसोनेंट्स के रिलेटिव बैठे हैं, उस ऑर्डर की बात की जा रही है। मतलब अपने वर्ड इंडिपेंडेंस में पहले पोजीशन पे आई बैठा है, मतलब पहले पोजीशन पे एक वॉवेल बैठा है, दूसरे पोजीशन पे एन बैठा है, तीसरे पोजीशन पे डी बैठा है, मतलब दूसरे पोजीशन पे एक कंसोनेंट बैठा है, तीसरे पोजीशन पे कंसोनेंट बैठा है। तो आप इसको रेफर करो, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ओरिजिनल वर्ड में वॉवेल्स जो हैं फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ और 12th पोजीशन पे है और बाकी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम जो भी वर्ड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको थोड़ा याद ही रख लो। मैं तो बोलूंगा आप इस लैंग्वेज को समझ लो और याद रख लो कि रिलेटिव ऑर्डर, एक होता है पोजीशन ऑफ वॉवेल्स, एक होता है ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, एक होता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। मतलब वॉवेल्स का इंटरनल नहीं, कंसोनेंट्स का इंटरनल नहीं, सारे वॉवेल्स और सारे कंसोनेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर। मतलब हम जो भी वर्ड बनाएंगे उसमें पहले वॉवेल आएगा, फिर कंसोनेंट आएगा, फिर कंसोनेंट आएगा, फिर वॉवेल आएगा, फिर कंसोनेंट आएगा, फिर वॉवेल, फिर कंसोनेंट, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, कंसोनेंट, वॉवेल। मतलब ओरिजिनल वर्ड में वॉवेल्स और कंसोनेंट्स आपस में एक दूसरे के रिलेटिव जो ऑर्डरिंग रख रहे थे, वही ऑर्डरिंग हर वर्ड में रखेगा। तो बस उसके बाद बचा क्या? 5 वॉवेल्स को 5 जगह पे अरेंज करना है आपस में। मतलब ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये कॉन्सोनेंट्स आपस में खेलेंगे, वॉवेल्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ये जो वॉवेल्स हैं ये आपस में खेलेंगे और ये कंसोनेंट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो 5 वॉवेल्स आपस में इतने तरीके से प्ले करेंगे और 7 कंसोनेंट्स आपस में इतने तरीके से प्ले करेंगे। So this is how various profile of problems can be asked on permutation of alike objects या identical things। लैंग्वेज पे आप फोकस रखिएगा। सो फोकस ऑन द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर हम लोग ना थोड़ा सा एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ। सो दिस अ क्वेश्चन, नोट द लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे इस टाइप के लैंग्वेज, नंबर ऑफ अदर वेज इन विच, या फिर नंबर ऑफ वेज इन विच समथिंग 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 कैन बी रीअरेंज्ड। तो अरेंजमेंट्स और रीअरेंजमेंट्स या फिर अदर वेज, इसमें फर्क समझिए। तो मैं ये लैंग्वेज को यूज करके बताता हूँ आपको इसी प्रॉब्लम में। तो पहले ये हम लोग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ एज मेनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल be formed using the letters of the word civilization without changing the relative order of vowels and consonants, then how many such words are possible? तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल कंसोनेंट हमने अभी बात की, उसी तरीके से खैर यहाँ पे मैं इस लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल, मतलब सिविलाइजेशन के अलावा और जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं।
तो मतलब सिविलाइजेशन को काउंट नहीं करना है हमें अपने फाइनल आंसर में। तो एक -1 आएगा, जो भी हम करेंगे फाइनली एक -1 आएगा जो अपने इस वर्ड को एक्सक्लूड करेगा। सिमिलरली यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोलूं तो ऐसे पूछ सकता हूँ, नंबर ऑफ अदर वेज इन यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड विदाउट चेंजिंग द फलाना फलाना लैंग्वेज। तो इसका मतलब सिविलाइजेशन के अलावा और कितने वर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ अदर वर्ड्स, या फिर नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिविलाइजेशन कैन बी रीअरेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव वॉवेल। तो रीअरेंज मतलब इसको काउंट नहीं करना है, इसके अलावा। तो ये सब लैंग्वेज से आप बच के रहना। बाकी सॉल्व हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि मैं कंसोनेंट्स को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक कंसोनेंट है, थर्ड पे एक कंसोनेंट है, ये एक कंसोनेंट है, ये एक कंसोनेंट है, ये एक कंसोनेंट और ये एक कंसोनेंट, और वॉवेल्स को हम दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेट से आई 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 ए आई ओ। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट का मतलब टोटल वॉवेल्स कितने हैं अपने पास। एक काम करते हैं, पहले लिस्ट आउट ही कर देते हैं, फिर कंसोनेंट वॉवेल देख लेंगे। तो सी अपने पास एक है, टैली कर लेते हैं, सी आई वी आई एल आई एस ए टी आई ओ एन। तो अपने पास इसमें वॉवेल कौन से, चार तो अपने पास आई हैं, एक अपने पास ए है और एक अपने पास ओ है। तो 6 वॉवेल्स आर देयर। और कॉन्सोनेंट्स कितने, सी वी एल एस एन टी, वो कॉन्सोनेंट भी 6 ही है। तो टोटल 12 होंगे, 12 लेटर का वर्ड है, 6 कॉन्सोनेंट 6 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट्स तो सारे डिफरेंट डिफरेंट है, वॉवेल्स में 4 वॉवेल्स आइडेंटिकल है। तो अब खेल कैसे चलेगा भाई, 6 कंसोनेंट जो हैं वो आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, वॉवेल्स को बिना डिस्टर्ब किए। 6 वॉवेल्स जो हैं आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, बट वो 4 आई होने की वजह से हम ये 4 फैक्टोरियल का फैक्टर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स चेंज किए बिना इतने वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ये सारे गिवन लेटर्स, जिसमें से अब कैच क्या है, जिसमें से एक वर्ड सिविलाइजेशन खुद भी होगा। तो वो सिविलाइजेशन वर्ड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल। तो ये जो भी नंबर आता होगा उसमें से हम -1 कर देंगे, एंड दैट वी विल रिपोर्ट एज अवर फाइनल आंसर। तो वो कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 21599। तो इस तरीके से ये पूछे जा सकते हैं सवाल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नंबर थ्योरी वाले, नंबर्स वाले क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग द डिजिट्स दिस 2303425। अब ये मत पूछना सर रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, कॉमन सेंस देखो, 2 यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 बार ही यूज करना है, 3 यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 बार ही यूज करना है, इस तरीके से। ऑफ तो दो क्वेश्चन है एक्चुअली, नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन यूजिंग द डिजिट्स दिस, एक पार्ट ये है, एंड आउट ऑफ दीज नंबर्स हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5, ये दूसरा पार्ट है। दो पार्ट में क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ लोगों के बेसिक्स थोड़े से क्लियर नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट का टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही ट्रिवियल या बहुत ही फालतू सा डाउट हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में, पर आएगा। कुछ लोगों को ये मिलियन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, मतलब ठीक है होता है, मुझे पता है, अपने में एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, देयर मे बी सम स्टूडेंट्स, तो शर्माने वाली बात नहीं है, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है सर मिलियन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, ये सबको पता है। एक इंडियन सिस्टम होता है और एक अमेरिकन सिस्टम होता है। मैं सिंपल सा वो पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो हम लोग क्या कहते हैं, ये 1 रुपया, 10 रुपए, ये 100, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, ठीक है। तो 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, 1000, 10,000, हम लोग ऐसे 10,000 यहाँ कॉमा लगा देते हैं, फिर 1 लाख, 1 लाख हम ऐसे लिखते हैं, 1 लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़, 1 करोड़, ये हम लोग ऐसे चलते हैं। तो और फिर 10 करोड़ अकॉर्डिंगली। तो आप समझ रहे हो अपन अपना सिस्टम क्या है, इंडियन का सिस्टम 1000, ठीक है, अपना सिस्टम है 1000, 10,000, देन वी डोंट से लाइक दिस 100,000। इंडियन सिस्टम में हम 100,000 नहीं बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं 1 लाख।
ठीक है। फिर 1 लाख के बाद हम 10 लाख बोलते हैं। 10 लाख के बाद हम ऐसा नहीं बोलते हैं 100 लाख, बोल सकते हैं, कोई गलत थोड़ी ना है, बट वी डोंट से 100 लाख, वी से 1 करोड़। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, और इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है कॉमनली। तो 110, 110, 110 ऐसा चलता है। अमेरिकन सिस्टम में ना 110, 100 तक चलती है बात। मतलब यही, अगर मैं अमेरिकन सिस्टम या किसी अमेरिकन से पूछूंगा ना, पता है वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा 1 रुपी। वहां डॉलर चलता है तो हम डॉलर के, चलो रुपी में देख लेते हैं, ठीक है। 1 रुपी, या डॉलर में बात करते हैं, ठीक है। $1, $10, $100, $1,000। अब उसके आगे समझना है, ठीक है। अब अमेरिकन क्या बोलेंगे, $1,000, $10,000, फिर इसको वो लोग बोलते हैं $100,000। इन वो लोग इसको अलग से कोई नाम नहीं देते, वहां पे लाख और करोड़ का सिस्टम नहीं चलता, 1 लाख 1 करोड़ का सिस्टम नहीं चलता, इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता। $1,000, $10,000, $100,000, ये बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और जीरो जब लग जाता है ना, उसको वो लोग बोलते हैं 1 मिलियन। और कॉमा ऐसे लगा जाते हैं, अपने यहाँ कॉमा रहता है 3 2 2, अपने यहाँ कॉमा कैसे चलते हैं, 3, फिर 2 जीरो के मतलब अपने यहाँ 3 जीरो के बाद कॉमा, 2 जीरो के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो के बाद कॉमा, इस तरीके से। वहां पे हमेशा 3 जीरो के बाद ही कॉमा चलता है। $1,000, $10,000, $100,000, उसके बाद $1,000 थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा, इस सॉरी यहाँ पे एक और जीरो, तो वो अजीब लगेगा, इसलिए वो लोग इसको बोलते हैं 1 मिलियन। तो बेसिकली आप अगर समझना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि 1 मिलियन इज एक्चुअली 10 लाख, देसी भाषा में, ठीक है। 1 मिलियन इज 10 लाख। फिर उसके बाद 1 मिलियन के बाद आता है उनका 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। ये होता है 100 मिलियन। और फिर उसके बाद जो आता है ना, उसको वो लोग बोलते हैं 1 बिलियन। ये यहाँ पे 1 मिलियन आएगा। तो 1,0,0,0, फिर कॉमा 0,0,0, मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो गया 100 मिलियन के बाद 1 के बाद 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, तो दिस इज 1 बिलियन। उसके बाद फिर से 100 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, और फिर 1 ट्रिलियन। तो आई बात समझ में, उनका कैसे चलता है, 1,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो वो तीन तीन पे चलते हैं, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100। अपन कैसे, 1, 10, 1, 10, 1, 10, मतलब 1 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो ये फर्क है दोनों में। तो उनका 1 मिलियन, जिसको वो लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, वो 10 लाख होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, पर काफियों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो क्लियर कर दें। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 0, 3, 4, 2, 5, ऑफ दिस हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले 1 मिलियन का मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख लिखा है मैंने, मतलब ये अपना 1 मिलियन होता है। तो इससे बड़ा जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसमें 3, 2, 5 और 2, 7, 7 लेटर्स तो होंगे ही होंगे। और अपने को कितने लेटर्स दिए हैं, अपने को भी 7 लेटर्स ही दिए हैं, 7 डिजिट्स दिए हैं। इसका मतलब ऑल विल बी यूज्ड। इसमें से अपन एक भी स्किप नहीं कर सकते, अगर एक भी मिस कर दिया तो 1 मिलियन से छोटा बन जाएगा। तो लैंग्वेज में फंसाने के लिए आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सारे के सारे डिजिट्स यूज होंगे। अब आप बना लो। तो सारे के सारे डिजिट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे अब आप समझो, अपने पास क्या क्या है, अपने पास 2 है 2 बार, अपने पास 3 है 2 बार, फिर 0 के पंगे होते हैं 4 और 5। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इज्जत से चुपचाप एक एक करके केस बना लेते हैं। फर्स्ट लेट अस काउंट, क्योंकि हमें पता है सारे नंबर्स यूज होंगे, और जो भी नंबर यूज, अपन 0 को फर्स्ट बॉक्स में नहीं रखने वाले, ठीक है। क्योंकि 0 को फर्स्ट बॉक्स में रख लेंगे तो फिर वो 7 डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं, दैट विल बी 6 डिजिट नंबर। So we will count one by one. We will consider all those cases which start with 2. Then we will consider all those cases which start with 3. Then we will consider all those cases which start with 4. And then we will consider all those cases which start with 5. अब ये मत बोलना सर कौन सा वाला 2, ये वाला 2 कि ये वाला 2, भाई आइडेंटिकल ही है दोनों, कोई भी 2 ले लो। 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, या तो 2 से स्टार्ट होगा, या तो 3 से, या 4 से, या 5 से, 4 ही ऑप्शन है।
तो चारों को एक एक करके देख लेते हैं। सो दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद 2, अब यहाँ पे 6 प्लेसेस पे कौन कौन अरेंज होगा, एक 2 तो कट गया, ये 6 लोगों को 6 जगह पे बिठाने के 6 फैक्टोरियल तरीके होते, बट ये 3 2 बार आया, आइडेंटिकल है, तो ये उसकी वजह से ये काय को लिखा है 2 टाइम्स 3, 2 3 जो है वो आइडेंटिकल है, 3 3 2 बार आ रहा है। अब जब पहले बॉक्स में 3 ले रहे होंगे तो इन 6 लोगों पे कौन, एक 3 तो अपन बिठा चुके हैं, तो इन 6 जगह पे इन 6 लोगों को बिठाना है, तो 6 फैक्टोरियल से बिठाते, बट ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, बिकॉज ये 2 और 2 आइडेंटिकल हैं। देन जब पहले बॉक्स में 4 होगा तो एक 4 अपन काट देते हैं, इन 6 जगह पे इन 6 लोगों को हम बिठाएंगे 6 फैक्टोरियल से, बट 2 2 आइडेंटिकल है, 3 3 आइडेंटिकल है, तो ये 2s की वजह से और ये 3s की वजह से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और सेम एग्जैक्ट सेम में जब आप पहले डब्बे में 5 रखोगे तो ये 5 कैंसिल हो गया, इन 6 लोगों को 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल से बिठाएंगे, ये 2s की वजह से और ये 3s की वजह से। 360 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 180, फाइनल आंसर 1080। नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब सॉरी 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट बॉक्स में 5 रहा होगा या 0 रहा होगा। पर आप ऐसे अप्रोच मत करो, आप इन्हीं 4 केसेस में अप्रोच करो। केस 1, नंबर स्टार्टिंग विद 2, नंबर स्टार्टिंग विद 3, नंबर स्टार्टिंग विद 4, नंबर स्टार्टिंग विद 5, इसी तरीके से आप सोचो। तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाले बॉक्स में या तो 0 या तो 5 रहेगा, दो तरीके से भर दो, या तो 0 या 5, फिर 5 जगह पे 5 लोगों को बिठाने के, तो एक 2 कट गया, 5 और 0 में से कोई तो भी कट गया होगा, तो ये रिमेनिंग पीपल इस तरीके से बैठ जाएंगे। जब 3 से स्टार्ट हो रहा होगा सेकंड केस, सेम कहानी, इधर 0 और 5, तो ये आंसर दोनों का सेम बैठेगा। अब 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 या 5 रहेगा, मतलब देखो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों केस में, लाइन ऑफ थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। और इंटरेस्टिंगली जो चौथा केस होगा ये वाला, अब क्योंकि यहाँ 5 यूज हो चुका है तो यहाँ पे 0 ही होगा, तो यहाँ पे भरने का एक ही तरीका है, 5 0। अच्छा, देयर विल बी नो सच नंबर जिसमें यहाँ 0 और यहाँ 5 होगा, ठीक है, तो क्योंकि वो 7 डिजिट का नहीं बचेगा, तो इसको सॉल्व करने के इतने तरीके। सो सिंपली सॉल्व दीज एंड ऐड दीज नंबर्स, तो उसका आंसर जो बैठेगा फाइनल वो हो जाएगा 330। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के नंबर थ्योरी पे, नंबर से रिलेटेड। तो और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम द डिजिट्स। तो अब आप रिपीटेशन मत बोलना, देखो 1 2 बार दिया तो 2 बार ही यूज करना है, 2 3 4 0 एक बार दिया तो एक बार यूज करना है, लैंग्वेज को समझो आप। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम दीज डिजिट्स टेकन 4 एट अ टाइम, मतलब हमें इनमें से 4 ही डिजिट्स लेने हैं। तो देखो अब इतना आसान तो नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब ये मैटर करेगा कि हम 0 ले रहे हैं कि, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते सर 5C4 या 6C4, तो वो सब नहीं चलेगा, ये मैटर करेगा 0 लिया है कि नहीं लिया है, फिर ये जो 1 1 है इसमें से दोनों 1 ले लिए हैं कि एक 1 लिया है, तो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो कैसे अप्रोच होगा, हम लोग मेजोरिटी अपना जो भी स्टार्ट है, स्टार्ट हम कैसे लेते हैं, दो सेक्शन में लेते हैं हम लोग स्टार्ट। फर्स्ट वी विल कंसिडर ऑल दोज केसेस in which 0 will definitely be used, then we will consider all those cases when we will never use 0, हम 0 को यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम 0 को यूज करते हैं उसमें फिर और बहुत बातें हो जाएंगी कि ये 0 तो हमने ले लिया, अब इनमें से हमें 3 लोगों को लेना है, तो जो ये 1 और 1 है ये आइडेंटिकल होने की वजह से पंगे करेंगे, तो उसमें भी हमें केसेस सोचने पड़ेंगे, क्या हम दोनों 1 लेने वाले हैं या हम एक ही 1 लेंगे, या तो हम 1 लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सपोज अगर हम 0 ले रहे हैं और हम 1 और 1 भी ले रहे हैं, इसका मतलब बचे हुए 3 लेटर्स में से हमें एक लेटर सिलेक्ट करना है, क्योंकि 1 1 और 0 तो हम वैसे ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3C1 से हमने एक लेटर ले लिया, सपोज हमने 3 ले लिया, तो अपने हाथ में क्या है 0 1 1 3। अब इनकी मदद से वर्ड कैसे बनेगा, इनकी मदद से वर्ड ऐसे बनेगा कि पहले डब्बे को भरने के 3 तरीके हैं, पहले डब्बे को भरने के 3 तरीके हैं, क्योंकि पहले डब्बे में हम 0 तो भरेंगे नहीं, तो या तो 1 भरा जाएगा, या तो 3 भरा सॉरी
यहाँ तो 1 भरा जाएगा। अच्छा नहीं, 1 और 1 भी तो आइडेंटिकल है, तो नहीं, अप्रोच ये नहीं, अप्रोच कुछ और रखना पड़ेगा। तो हम अप्रोच क्या करेंगे, हम अप्रोच करते हैं इस तरीके से कि पहले 0 को बिठा देते हैं। तो 0 यहाँ तो इस डब्बे में बैठेगा, या तो इस डब्बे में बैठेगा, या तो इस डब्बे में बैठेगा। तो 0 को बिठाने के 3 तरीके हैं, इधर हियर, हियर और हियर। 0 बैठ गया एक जगह पे, ठीक है। अब एक बार 0 बैठ गया, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, 1 1 और 3, 3 पीपल 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल। बट क्योंकि ये 1 और 1 सेम है, तो इसकी वजह से एक 2 फैक्टोरियल भी आएगा। तो ये हो गया अपना एक केस, इसका आंसर 27 है। सिमिलरली अगला केस, ये आपको सिस्टमैटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, ये अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, दीज आर गुड प्रॉब्लम्स ऑन आइडेंटिकल थिंग्स। अब ओनली वन वन इज यूज्ड, मतलब एक 0 एक 1, तो और 2 लेटर्स चाहिए, तो 2 3 4, इन 3 लोगों में से हम 2 लोगों को उठाएंगे 3 से 2 से। सपोज हमने 2 और 3 को उठा लिया, तो अब अपने हाथ में क्या है, 0 1, और हमने 2 लोग उठाए हैं 2 3। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इसमें वही सेम थिंकिंग, 0 को बिठाने के 3 तरीके हैं, बाकी 3 लोग 3 जगह पे 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे, है ना, जैसा हमने पिछले वाले पार्ट में किया था कि 0 को आप यहाँ, इसमें तो वो वाला लॉजिक भी लग जाएगा, इसको भरने के 3 तरीके, फिर इसको भरने के 3, इसको 2 और इसको 1। बट ये लॉजिक ज्यादा बेटर है, पहले 0 को बिठा दो, जिसके नखरे हैं जिसके पंगे हैं ना, उसको पहले बिठा दो कहीं पे भी, फिर बाकी 3 लोग 3 जगह पे मस्त 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। तो ये इसका आंसर 54 आता है, सेकंड केस। अब थर्ड केस, हम 1 यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 2 3 4, इन तीनों लोगों में से तीनों लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 C3, एक ही तरीका होगा। तो अब अपने हाथ में क्या है, 0 2 3 4। तो इसका अरेंजमेंट जो होगा वो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से होगा, जो हमने अभी बात की। 0 को बिठाने के 3 तरीके, बाकी 3 रिमेनिंग प्लेसेस पे 3 लोग 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। तो इसका आंसर 18 आता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट वेयर 0 इज यूज्ड। अब सेकेंड पार्ट, व्हेन 0 इज नॉट यूज्ड। तो अब इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि अब अगर हम 0 को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने पास है 1 1 2 3 4, इन 5 लोगों में से हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तो हम दोनों 1 को यूज करेंगे, ठीक है, दोनों 1 यूज होंगे, मतलब 1 1, फिर 2 3 4 में से हम 2 3 4 में से हम 3C2 से 2 लोगों को उठा लेंगे। सपोज हमने 2 और 3 उठा लिया, ठीक है। अब इन 4 लोगों को अब क्योंकि 0 है ही नहीं, तो 0 के पंगे खत्म, 0 के पंगे ही नहीं है। 4 लोगों को 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल से बिठा दो, ये 1 और 1 सेम है, इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला केस, जिसका आंसर आता है 36। और लास्ट केस हो जाएगा बोथ 1 नॉट यूज, नहीं ये गलत है, यहाँ पे बोथ 1 नॉट यूज नहीं है, यहाँ पे है ओनली 1 1, ओनली 1 1 इज यूज्ड, जैसा हमने ये किया था सेकंड वाला। भाई दो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, अब मैं 0 भी नहीं ले रहा हूँ, 1 भी नहीं ले रहा हूँ, और 1 भी नहीं ले रहा हूँ, तो फिर सिर्फ 2 3 और 4 की मदद से मैं 4 डिजिट का नंबर कैसे बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए 0 इज नॉट यूज्ड, ओनली 1 1 इज यूज्ड, जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। बोथ 1 हमने सॉल्व किया, फिर ओनली 1 सॉल्व किया, और ये तीसरी वाली पॉसिबिलिटी नीचे बनेगी। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक अपन तो 0 ले ही नहीं रहे, और 2 1 में से हमने एक ही 1 लिया है, तो बचा 2 3 और 4, तो तीनों ही लेना पड़ेगा। 3C3 मतलब एक ही तरीका है, लेना ही पड़ेगा। तो ये तो खत्म, 1 2 3 4, 4 पीपल 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर 24। और बोथ 1 आर नॉट यूज्ड, पॉसिबल ही नहीं है। अब 0 भी नहीं ले रहे हो, फिर दोनों 1 को भी नहीं ले रहे हो, तो सिर्फ 2 3 4 की मदद से नहीं बनेगा। सो इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स में। सो फुल एंड फाइनल आंसर हम क्या देंगे, 27 प्लस 54 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 24, जो भी नंबर आता हो निकल के, that will be the final answer. तो this is how you should think in such problems. अच्छा, नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर p, y पावर q, z पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल। तो ये हम लोग बाइनोमियल चैप्टर में, बीटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको याद भी है मल्टीनोमियल एक्सपांशन, कि सर इसका जो रहता है कोएफिशिएंट वो ऐसे आता है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये सब हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लेने का क्या मीनिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो समझिए आप कि ये इस थ्योरी से कैसे पता चलता है। देखो, जब मैं आपको बोलता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करो, तो बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जब आप करते हो, यू ऑल नो दी फॉर्मूला राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, वो आता कहाँ से।
तो आप इस ब्रैकेट में से यहाँ तो x उठाते हो, यहाँ तो y उठाते हो, यहाँ तो z उठाते हो। इस ब्रैकेट में से भी यू हैव 3 ऑप्शंस। तो जैसे आप पहले वाले ब्रैकेट में से अगर x उठाते हो तो और दूसरे वाले ब्रैकेट में से भी x उठाते हो तो आपको मिलता है x इंटू एक्स। इसको फिक्स कर लेते हैं, मैं पहले ब्रैकेट में से x ही उठा रहा हूँ। तो x के साथ x के साथ y, x के साथ z, so you get 3 terms like this। फिर y के साथ x, y के साथ y, y के साथ z, you get 3 terms like this। y के साथ x, सॉरी, y के साथ x, y के साथ y एंड y के साथ z। फिर सिमिलरली z के साथ x, z के साथ y, z के साथ z। ये मैं आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन समझा रहा हूँ, ब्रैकेट सिस्टम। तो इसी को आप बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बोलूं चाहे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोलूं, आंसर तो 12 ही आएगा। तो ये एक्स वाई और वाई एक्स को आप इकट्ठा करके लिख देते हो 2xy। इस xz और इस zx को आप लिख देते हो 2zx, और इसको yz और zy को 2yz। तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप सोचो सपोज यहाँ पे 10 होता तो क्या चेंजेस आ जाते। यहाँ पे मैं 10 बार ब्रैकेट, यहाँ पे मैं क्या करता अगर ऐसा होता तो 10 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फील दिला रहा हूँ हाउ दिस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली वर्क्स। तो फिर आप इसको पीएनसी से भी कनेक्ट कर लोगे। सपोज ये 10 होता तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट, x प्लस वाई प्लस जेड दूसरा ब्रैकेट, फिर x प्लस वाई, ऐसे 10 टाइम्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, 10 टाइम्स, राइट। सो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो कोई भी टर्म यहाँ से यहाँ तो आप x उठाओगे, यहाँ तो y उठाओगे, यहाँ तो z उठाओगे। सपोज मैंने यहाँ से z ले लिया, फिर यहाँ से भी आप यहाँ तो x लोगे, यहाँ तो y लोगे, यहाँ तो z लोगे। सपोज मैंने x ले लिया, फिर अगले ब्रैकेट में से आप x ले रहे हो, सपोज अगले ब्रैकेट में से आप y ले रहे हो, फिर x ले रहे हो, फिर z ले रहे हो, फिर z ले रहे हो, फिर z ले रहे हो, फिर x। सो इन a nutshell you can imagine like this कि यार हर ब्रैकेट में से यहाँ तो हम x लेने वाले हैं, या तो y लेने वाले हैं, या तो z लेने वाले हैं, और टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं 10। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आप पढ़ चुके हो। कांट यू से लाइक दिस, सर देयर आर 10 बॉक्सेस, देयर आर 10 बॉक्सेस, और हर बॉक्स में या तो मैं x लिखूंगा, या तो y लिखूंगा, या तो z लिखूंगा, करेक्ट। तो इस ब्रैकेट में से जो भी आंसर आ रहा है वो हम पहले बॉक्स में लिख रहे हैं, इसमें से जो भी आंसर आ रहा है हम सेकंड बॉक्स में लिख रहे हैं। तो जब भी मैं लिखता हूं सब में अगर मैंने x लिख दिया तो x पावर 10 वाली टर्म बन जाएगी, सब में y लिख दिया तो y पावर 10 वाली टर्म बन जाएगी, सब में z लिख दिया तो z पावर 10 वाली टर्म बन जाएगी। तो क्या कोई इस टाइप की टर्म बन सकती है, एक्स क्यूब y पावर लेट से 6 और z पावर 1? तो आप बोलेंगे हाँ सर इस टाइप की टर्म बन सकती है ना, 10 में से 3 डब्बों में आप x लिख लेना, 6 डब्बों में आप y लिख लेना, एक डब्बे में आप z लिख लेना। अब सवाल यह है कौन से डब्बे में क्या लिख लेंगे। सो दिस मीन्स ये टर्म कितने तरीके से बनाई जा सकती है, एंड हाउ मेनी वेज कैन यू फॉर्म दिस टर्म। यू कैन फॉर्म दिस टर्म equivalent to number of arranging 3 identical x, देखो यहाँ पे ये एक x, ये 2x, 3x, तो 3x 6y एंड 1z, जितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो उतने तरीके से आप टर्म बन जाएगी आपकी। दैट्स वाई आपने मल्टीनोमियल थ्योरम में पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 factorial, 6 factorial, 1 factorial. I hope now it is clear why coefficient of this is this. Because it is equivalent to arranging 5 identical x, 4 identical y and 3 identical z at 12 places. Why coefficient of this is this? है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस पे एड अप होना चाहिए, मतलब x पावर r1, y पावर r2 और z पावर r3, ये r1 प्लस r2 प्लस r3 मस्ट बी इक्वल टू द इंडेक्स जो भी आप पावर में लिख रहे हो। सो ये सारी बातें हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम जब हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर वहां पे कर चुके हैं डिटेल में, बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे रीजन नहीं बताया था आपको कि ऐसा क्यों होता है। नाउ यू नो व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दोस थ्योरीज। तो दिस इज हाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कैन बी अप्लाइड इन बाइनोमियल और मल्टीनोमियल expansions.